हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्रीराम प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको श्रीराम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में ही बता रहा है कि ये एक रियल इस्टेट डेवलपर ये कंपनी है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फ्लैट्स होते हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम फोकस देखेंगे तो कंपनी का जो मिड मार्केट जो एरिया है उसमें ज़्यादा कंपनी का फोकस हमें नज़र आता है, और जो लग्जरी हाउसिंग है वहाँ पे भी कंपनी का हमें फोकस नज़र आता है। और कंपनी जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस होता है वहाँ पे भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, श्रीराम ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम एनबीएफसी फॉर्म के अंदर अगर हम सबसे बढ़िया अगर क्रेडिट रेटिंग अगर हम किसी कंपनी की देखेंगे तो वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। तो ये काफ़ी अच्छी क्रेडिट रेटिंग इस कंपनी की है। तो वहाँ पे एक डेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें कोई इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। तो देखिए, लगभग 1300 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और वहाँ पे पिछले साल ये कंपनी लॉस में थी, तो पी रेशियो में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये 49.4 का यहाँ पे बुक वैल्यू है, तो यानी कि 1.59 का हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी ने फंड भी रेज किया था आईपीओ के थ्रू, तो वहाँ पे जो फंड रेज हुआ है वहाँ पे डेट थोड़ा कम हुआ है, उससे जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। तो अगर हम डेट की बात करेंगे तो 729 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो ये एक बड़ा मेजर इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि लगभग अगर हम पूरे साल के रेवेन्यू की बात करेंगे तो 700 से 800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो वहाँ पर अगर इतना डेट है तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा मेजर इश्यू नजर आता है। और यहाँ पे 0.87 का डेट टू इक्विटी का नंबर है, लेकिन अभी कंपनी ने जो फंड रेज किया था तो वहाँ पे थोड़ा ये डेट टू इक्विटी का जो नंबर है ये हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 17-18 में यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे रेवेन्यू के नंबर्स बड़े थे, लेकिन पिछले 2 साल यहाँ पे लगातार कंपनी के लिए बिल्कुल बेकार रहे हैं, और यहाँ पे पिछले 2 साल से कंपनी लगातार हमें लॉस में आती हुई नजर आई है। तो ये देखा जाए तो फिनेंशियल ट्रेंड हमें कंपनी का इतना नजर नहीं आता है। और मेन बात ये भी कि जो पूरा रियल इस्टेट सेक्टर है ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट हमें नज़र आता है। यहाँ पे डिमांड रेगुलरली चेंज होती रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू रियल इस्टेट में हमेशा से रहा है। तो देखिए, अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे पिछले दिसंबर 2020 यानी कि जो पिछले साल का जो क्वार्टर था वहाँ पे कंपनी को 21 करोड़ का लॉस हुआ था। सितंबर 2021 में 23 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था, और पिछले क्वार्टर में कंपनी को 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जबकि अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 110 करोड़ का है। तो देखेंगे 110 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर यानी कि लगभग 450 करोड़ का लगभग कंपनी का रेवेन्यू पूरे साल भर का हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना रेवेन्यू कंपनी का नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम 13 करोड़ की हर क्वार्टर में मान के चलते हैं तो वहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो लगभग 27-28 का पी रेशियो कंपनी का आएगा, जो कि रियल इस्टेट सेक्टर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हाइयर साइड में हमें नज़र आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 27% का होल्डिंग है, और लगभग 6% की होल्डिंग हमें एफआईआईज के पास नजर आती है, और 10% की होल्डिंग हमें यहाँ पे डीआईआईज के पास नजर आती है। और यहाँ पे जो होल्डिंग है 54% की वो हमें यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास नजर आती है। तो देखिए, एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो वहाँ पे सिर्फ 10% का रिटेल कोटा था, यानी कि जो रिटेल को जो शेयर्स मिले थे वो सिर्फ 10% है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो ये नंबर 54% पे है, तो ये नंबर हमें यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे जो एफआईआई डीआईआई जो उन्होंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं की है, यहाँ पे एट दी एंड जो फंसा है वो है रिटेल इन्वेस्टर ही हमें यहाँ पे फंसता हुआ नजर आया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक इसी सेक्टर के अंदर
ये जो पीएनसी, इंफ्राटेक, महिंद्रा लाइफ, मैं इन कंपनीज को इसके अंदर नहीं लूंगा, लेकिन एक मैक्रोटेक डेवलपर्स ये जो कंपनी है, यानी कि जो लोडा डेवलपर्स करके ये जो कंपनी है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। भले ये कंपनी अभी लार्ज कैप बन चुकी है, लेकिन जिस तरीके से नए नए विलास जहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे ज़्यादा ये कंपनी काम कर रही है। तो यानी कि एक जो अनसोल्ड इन्वेंटरी होती है, तो वो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट कर रही है। इस कंपनी को पता है कि ये जो साइकिल है ये पूरी कभी भी चेंज हो सकती है। तो वहाँ पे जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है, अगर वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी इश्यू हो जाएगा तो जो डेट इन कंपनी ने ले रखा है उसे पे करने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और उसे पे करने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो ये कंपनी लॉस में आ सकती है और उसे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक मैक्रोटेक डेवलपर्स ये जो कंपनी है ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी स्मॉल कैप कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो और भी हमने काफ़ी कंपनीज के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो बना रखी है। तो देखिए 79 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए जब इसका आईपीओ आया था तो लगभग 118 का इश्यू प्राइस था, तो वहां से इश्यू प्राइस के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मोर देन 30% श्रीराम प्रॉपर्टीज का स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो देखिए जिस तरीके से जो नए होम लोन की अगर हम बात करेंगे खास करके, वहाँ पे होम लोन की डिमांड काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन डिमांड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन डिमांड में भी इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट होता है तो उसे हमें कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बहुत टाइम से ये जो पूरा रियल इस्टेट सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अभी हम देखेंगे जो इतने भी स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन जो पहले थे वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट वो यहाँ पे हटाती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि मेन रीजन ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को होता है, और वहाँ पर अगर थोड़े से भी इश्यूज होंगे तो गवर्नमेंट को वहाँ पे सीधा वहाँ पे उनके रेवेन्यूज में इश्यू होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब गवर्नमेंट इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस अगर लिफ्ट कर देगा यानी कि हटा देगा तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है। और वहाँ पर ये कंपनी एक श्रीराम ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके पास कनेक्शन से तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई अनसोल्ड इन्वेंटरी के इश्यूज इनके आने वाले टाइम पे होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना और एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है और एक अच्छे ग्रुप में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे आप श्रीराम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि कभी भी अगर कुछ भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहाँ पर अगर सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो रियल इस्टेट में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो फ्लक्चुएटेड होते हैं, और मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको माइंड में रख के ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा अनसर्टिनिटीज जहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं 4-5 साल का व्यू नहीं दूंगा, लेकिन आने वाले जो 2 से 3 साल है वो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो इक्विटी एसेट क्लास है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और वहाँ से जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर हमें देखने को मिलता है तो ऐसा देखा गया है कि अधिकतर वहाँ से पैसा निकल के रियल इस्टेट सेक्टर में जाता है और वहाँ पे एक अच्छी डिमांड क्रिएट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि श्रीराम प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।